जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में, जिसमें हम जानेंगे कि भारत बनाएगा C-295 एयरक्राफ्ट विमान। यानी कि क्या होते हैं C-295, जानेंगे आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में। और किसकी जगह ले रहा है ये विमान। एब्रो एयरक्राफ्ट का रिप्लेसमेंट है C-295। आखिरकार क्यों रिप्लेस किया जा रहा है एब्रो एयरक्राफ्ट को, जानेंगे आज की इस क्लास में। तो साथियों, अभी हाल फिलहाल में 30 अक्टूबर के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात में थे। वहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स की नींव रखी, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। उनमें से ही एक प्रोजेक्ट बाहर निकल कर आया जिसका नाम था C-295 प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की उन्होंने नींव रखी, मतलब उसका फाउंडेशन स्टोन रखा वहाँ पर, कि एक तरीके से उस बेस को, उस जगह को बनाया जाए, ऐसा उन्होंने कार्य किया। तो आखिरकार क्या है ये C-295 विमान। साथियों, ये आप तस्वीर में देख सकते हैं C-295 एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि स्वदेश निर्मित बताया जा रहा है। कैसा है स्वदेश निर्मित, अभी बताते हैं आपको। ये आप C-295 विमान देख सकते हैं। इसको टाटा कंपनी और एयरबस, दो कंपनीज़ के द्वारा जॉइंट वेंचर्स के थ्रू बनाया जा रहा है। हमने एक शब्द इस्तेमाल किया है, जॉइंट वेंचर। तो साथियों, जॉइंट वेंचर से तात्पर्य है जब कोई भी दो कंपनियां कोलैब करके किसी भी चीज़ को बनाती हैं तो उसको हम जॉइंट वेंचर के नाम से जानते हैं। तो जॉइंट वेंचर के थ्रू बनने वाला ये जो है आपका C-295 विमान भारत में ही निर्मित होगा। हालांकि इसके अंदर कुछ केसेस हैं। टोटल इंडिया ने 56 एयरक्राफ्ट की डिमांड की है अपनी इंडियन एयरफोर्स के लिए। इसको मेक इन इंडिया प्रोग्राम बताया जा रहा है, क्योंकि ये एयरबस और टाटा दोनों के जॉइंट वेंचर्स के थ्रू निकल के बन के आ रहा है और भारत में ही इसका निर्माण किया जाएगा। जो पहले 16 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनको ये सेविल स्पेन के अंदर बनाया जाएगा, क्योंकि हम वहाँ पे इन चीज़ों को सीख रहे होंगे कि किस तरीके से एयरक्राफ्ट को बनाया जाना चाहिए। बचे हुए जो 40 एयरक्राफ्ट हो रहे होंगे वो गुजरात के बड़ोदरा, जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नींव रखी है, वहाँ पर बनाए जा रहे होंगे। बचे हुए 40 एयरक्राफ्ट जो विमान हैं वो। अच्छा, अब इसका क्या है, इसके तहत काफ़ी सारे रोजगार उपलब्ध हो सकेंगे, ऐसा विजन है भारत सरकार का। भारत सरकार चाहती है कि 15,000 हाई स्किल्ड जॉब इस फील्ड में हम लोगों को दे सकें और 10,000 इनडायरेक्ट जॉब आने वाले 10 सालों के अंदर हम लोगों को दे सकें। साथियों, इस विमान के बारे की ज़रा खासियत को जानते हैं कि इस विमान की क्या खासियत है। ये विमान जो है एक तरीके से 5 से 10 टन की कैपेसिटी को उठाने में सक्षम है। इसकी मैक्सिमम स्पीड की अगर हम बात करें कि मैक्सिमम कितनी स्पीड के साथ उड़ सकता है, तो इसकी स्पीड बताई जा रही है 480 किलोमीटर पर आवर। इसके अंदर 71 ट्रूप्स कैपेसिटी, यानी कि एक बार में 71 ट्रूप्स इसके अंदर बैठ के जा सकते हैं। मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए ये प्लान जो है एकदम बिल्कुल परफेक्टली बताया जा रहा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि यूक्रेन के साथ जब युद्ध हुआ था तब हमने फ़्लाइट्स को भेजा था वहाँ से अपने सिटीजन्स को वापस लाने के लिए। तो उस तरीके के ऑपरेशंस को करने के लिए प्लान जो है एकदम बिल्कुल सूटेबल है और आसानी से कर सकता है उन सारे ऑपरेशंस को। 5 स्टैंडर्ड पैलेट्स का ये विमान है। साथ ही साथ इसके बारे में एक खासियत ये है जो इसको विशेष बनाती है, ये शॉर्ट टेक ऑफ से भी उड़ सकता है। दैट मीन्स इसको ज़्यादा लंबी एयर स्ट्रिप्स की ज़रूरत नहीं है, ये छोटी सी एयर स्ट्रिप्स से भी उड़ सकता है। और साथ ही साथ अनप्रिपेयर्ड एयर स्ट्रिप्स का तात्पर्य यही है कि जो एयर स्ट्रिप्स सही से अभी मतलब प्रिपेयर भी नहीं है, सही से पूर्ण रूप से तैयार भी नहीं है, उन एयर स्ट्रिप्स से भी ये विमान उड़ान भर सकता है। साथ ही साथ इस विमान के बारे में एक खासियत और है कि इसको एयर टू एयर रिफ्यूल भी किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात है, जनरली किसी विमानों के साथ होता नहीं है, किंतु इस विमान के साथ है एयर टू एयर रिफ्यूलिंग। तो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग इस विमान को किया जा सकता है। मतलब एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का तात्पर्य हमारा यही है कि इस विमान को हवा से हवा में ही हम इसका फ्यूल दे सकते हैं। इसके साथ साथ इसको हम डे और नाइट दोनों ही फील्ड में इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं, डे और नाइट दोनों ही जगह। साथियों, ये देखिए, आप वीडियो देखिए एक।
तो ये उम्मीद करते हैं आपको वीडियो देखकर काफ़ी विमान अच्छा लगा होगा, कुछ फीचर्स आपको यहाँ से जानने को भी मिले होंगे। लेकिन एक और वीडियो दिखाते हैं आपको, जिसमें ये दिखाया जाएगा, कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा कि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग किस तरह से होती है। ये आपने देखा होगा कि जहाँ पर एक विमान, दो विमान थे, एयर से एयर रिफ्यूलिंग का तात्पर्य यही है कि हवा से हवा में ही उसको लैंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हमने हवा से हवा में ही उसमें फ्यूल जो था वो रिफ़िल कर दिया है। यही होता है एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का मतलब। यहाँ पे आपको दो एयरक्राफ्ट कैरियर दिखाई दे रहे थे, एक ने पाइप भेजा, दूसरे ने पाइप भेजा, दोनों एक सॉकेट के थ्रू ज्वाइंट हुए और वहाँ से एयर रिफ्यूलिंग होना स्टार्ट हो गया। जनरली जो दूसरा विमान होता है वो तुम्हारा टैंकर होता है, जिसके पास फ्यूल ज़्यादा होता है, एक जो होता है जिसको फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में आया होगा। अब साथियों, ये जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भारतीय वायुसेना के अंदर तैनात है अभी, एब्रो एयरक्राफ्ट। ये एब्रो एयरक्राफ्ट है जो कि भारतीय वायुसेना के अंदर तैनात है। इसकी जगह लेने वाला है आपका जो C295 विमान है। तो C295 विमान के पहले इसको जानने की कोशिश करते कि इस एब्रो एयरक्राफ्ट में ऐसी क्या कमियाँ थी जिसको इसको रिप्लेस करना पड़ रहा है। तो साथियों, कुछ इस तरीके से निकल के आता है कि ये जो विमान है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है, ऐसा इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कहा जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स को ये विमान 1960s में मिला था, ठीक है, और ये 1960s का एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो काफ़ी ज़्यादा पुराना वैसे ही हो जाता है। आज की अगर हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो उस हिसाब से ही काफ़ी ज़्यादा पुराना है, इसलिए इसमें रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत हुई। ये जो C295 विमान की आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट जो है काफ़ी साल पुराना है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स ने, हम टाइमलाइन को जान रहे हैं अब कि कितना साल पुराना, कब से इसके बारे में चर्चा होना स्टार्ट हुआ और अभी कितना टाइम और लगेगा इसको हमारी इंडियन एयरफोर्स तक पहुंचने में। तो अब टाइमलाइन को समझिए ज़रा कि 1960s में इसको यूज़ किया जाता था, एब्रो को। अब करंटली इसकी डिमांड कब से उठना स्टार्ट हुई, किसकी? C295, एयरबस C295 की डिमांड कब से इतना स्टार्ट हुई? तो 2012 के अंदर इंडियन एयरफोर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि वो अपनी एब्रो फ्लीट, जो कि फ्लीट का तात्पर्य है यहाँ पे कि जो स्क्वाड्रन टाइप के होते हैं कुछ इस तरीके की, एब्रो फ्लीट को वो रिप्लेस करना चाहती है। ऐसा इंडियन एयरफोर्स के द्वारा प्रपोजल भेजा गया 2012 के अंदर। 2013 के अंदर उसको ग्लोबल फर्म्स के तहत प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है। 2015 के अंदर एयरबस और TASL के बीच में अप्रूव किया जाता है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा एक प्रोजेक्ट को अप्रूव किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि एयरबस और TASL से कन्फ्यूज मत होइएगा, टाटा का ही एक कंपनी है जो कि इस विमान को जॉइंट वेंचर्स के थ्रू बना रहे होंगे। फिर 2015 के बाद 6 साल तक इसके ऊपर कोई गतिविधि नहीं होती है। 2021 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MOD सितंबर महीने के अंदर साइन करती है एक 21,935 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, किसके साथ? एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, फॉर द एक्विजिशन ऑफ 56 C295 एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए 21,935 करोड़ का ये टोटल प्रोजेक्ट है। साथियों, अब जब ये विमान आ रहा है तो इस विमान की क्या क्या डेट्स निकल कर आ रही हैं, ज़रा आप उसको समझने की कोशिश करिए एक बार। कि ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का, ये आप एब्रो
C295 एयरक्राफ्ट कैरियर देख सकते हैं, जो कि हवा और डेजर्ट, माउंटेनियस रीजन, टेरेन, किसी भी टेरेन में ऑपरेशंस करने के लिए एकदम बिल्कुल सक्षम है। हमने साथियों एक वर्ड इस्तेमाल किया था, जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर क्या पहले भी हो चुके हैं? जॉइंट वेंचर तो आपको समझा दिया हमने, लेकिन क्या जॉइंट वेंचर पहले भी हुए हैं? भारत सरकार ने इसके ऊपर कार्य किया है? तो जी हाँ, इसका जवाब है हाँ। भारत सरकार काम कर रही है लगातार। बोइंग के साथ हम एक बनाते हैं, बोइंग के साथ हम बनाते हैं, टाटा और बोइंग दोनों के साथ। ये हेलीकॉप्टर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसका नाम है AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर, जो कि टाटा और बोइंग दोनों के साथ ये मिलके बनता है आपका। और इसके साथ साथ ये आप एक और देख रहे हैं, चिनूक हेलीकॉप्टर। ये हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी के द्वारा की फ़ोटो लगाई है, किंतु ये भारतीय सेना के पास भी है। चिनूक एयर हेलीकॉप्टर ये जो है, ये भारतीय सेना के पास भी है। इसके बारे में ये बताया जाता है कि इसकी क्राउन और ट्रेन, क्राउन का मतलब जो पीछे की जो कुछ पार्ट्स होते हैं इस चिनूक हेलीकॉप्टर के, वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं जॉइंट वेंचर के थ्रू। कौन कौन सी कंपनीज़ के बीच में? टाटा और बोइंग के दोनों कंपनीज़ के बीच में जॉइंट वेंचर के थ्रू इनके पार्ट्स जो हैं वो फॉर्म किए जाते हैं। तो जॉइंट वेंचर्स तो हम पहले से करते हुए चले आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम इस एयरक्राफ्ट की टाइमलाइंस के बारे में जानें, तो 56 एयरक्राफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है हमारी सरकार ने। उसमें से 16 एयरक्राफ्ट जो होंगे वो स्पेन के अंदर बन रहे होंगे 2023 से लेकर 2025 तक। हमारे 240 इंजीनियर्स वहाँ पर जाएंगे, इस प्रोसेस को सीखेंगे। उसके बाद 2025 में जब वो भारत आ रहे होंगे, तब तक हमारी जो फाउंडेशन स्टोन है वो बनकर एक अच्छी बिल्डिंग के रूप में तैयार हो रही होगी, और वहाँ पर फिर इस काम को शुरू किया जाएगा 2025 के तहत। और जो बचे हुए 40 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो आपके इंडिया में फॉर्म हो रहे होंगे 2026 से लेकर 2031 तक। हर साल 8 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को देने का प्रॉमिस रखा गया है कि हम 1 साल के अंदर 8 एयरक्राफ्ट को डिलीवर करने में सक्षम होंगे। तो इंडियन एयरफोर्स को कुल मिला के 2025 में पहले 16 एयरक्राफ्ट का फ्लीट मिल जाएगी। उसके बाद जो 40 जो बचे हुए एयरक्राफ्ट हैं वो 2021 तक इस पूरे डील को डन करके कंप्लीट कर दिया जाएगा, अगर किसी डिले नहीं होता है तो। और भारतीय बेड़े में एक नए विमान शामिल हो पाएंगे। साथियों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।